हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी स्थापना फ्री रिवीजन वीडियो सीरीज में, जहां पर हम मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया इस टॉपिक का ब्रीफ एंड क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। 5 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ मिनरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, और हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो हमारी रिवीजन है उसको भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे रिगार्डिंग द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री. Before starting with the video, friends, let me again remind you that Civil Staff has come up with very exciting and important courses for different state civil services examinations. और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर कर हमारे कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है वो पा सकते हैं. और आप अगर हमारे कोर्सेज से जुड़ी हुई किसी जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं at hello@civilstaff.com और at the contact number which is given in the description box given below. So चलिए दोस्तों, अब without any delay let us look at the question number 1, and this question is about major and minor minerals in our country. So this question 1 gives us 4 different minerals: bentonite, chromite, kyanite and sillimanite. और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, in India which of the above is or are officially designated as major minerals. इंडिया के अंदर लीगली एक लॉ बना करके हमने मिनरल्स के अंदर एक क्लासिफिकेशन बनाई है जिसको हम बोल रहे हैं मेजर मिनरल्स, एंड अदर क्लासिफिकेशन इज माइनर मिनरल्स. सो इंडिया में कौन से मिनरल्स को हम मेजर मिनरल या माइनर मिनरल कंसिडर करते हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो नॉलेज है वो हमें चाहिए. इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 2, 3 and 4 only, because bentonite is not a major mineral, is not classified as a major mineral, but chromite, kyanite, sillimanite, all these three minerals, they are considered as major minerals according to Indian laws. सबसे पहले जो भी मिनरल्स हमें वर्ल्ड में मिलते हैं इनकी एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है. We can classify the minerals as metallic minerals और non metallic minerals. Metallic minerals वो minerals हो गए जो हमारे basically metals हो गए. These metals they can be either ferrous और non ferrous. Ferrous minerals में आते हैं हमारे iron, manganese, nickel, chromium. ये जो chromite, ये जो हमारे metals हैं, these are known as ferrous metals. So iron, manganese, chromite, these all minerals they are known as ferrous metallic minerals. नॉन फेरस मिनरल्स वो हो गए जो अक्सर आयरन के साथ या मैंगनीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, जिसमें हमारा कॉपर है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेड, जिंक. ऑल दीज डिफरेंट मिनरल्स दे आर नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स. क्लियर? Then there are non-metallic minerals, obviously, like fuel minerals जो हमारे fossil fuels हैं, coal, petroleum, natural gas, they are also considered as minerals, but obviously they are non-metallic minerals and they are used as fossil fuels. Other non-metallic minerals like limestone, mica, kyanite, sillimanite, bentonite, ये हमारे जो दूसरे minerals हैं, these are non-metallic minerals. क्लियर? सो ये तो हमारी एक नेचुरल डिस्टिंक्शन है, और ये डिस्टिंक्शन और क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू ईज आवर अंडरस्टैंडिंग. बट इंडिया के अंदर एक दूसरी क्लासिफिकेशन है मेजर वर्सेस माइनर मिनरल्स की, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957. एक्चुअली 1957 में पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बनाया गया जिस लॉ का नाम है MMDRA, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957. इस लॉ के अंदर पार्लियामेंट ने ये कहा कि कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनको हम मेजर मिनरल्स क्लासिफाई करेंगे और कुछ मिनरल्स को हम माइनर मिनरल्स क्लासिफाई करेंगे. इस लॉ के अंदर द माइनर मिनरल्स दे हैव बीन क्लासिफाइड. दीज आर योर माइनर मिनरल्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ: बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड अदर देन सैंड यूज्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड पर्पसेस are and any other mineral which the central government may prescribe to be a minor mineral, they will be minor minerals. यानी कि ये मिनरल्स जो यहाँ मेंशन कर दिए गए, इनके अलावा और ऐसा कोई मिनरल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और एक नोटिफिकेशन के थ्रू उसको माइनर मिनरल क्लासिफाई कर सकती है, ऐसे सभी मिनरल्स को हम माइनर मिनरल कहेंगे. इनके अलावा जो भी मिनरल्स बच गए वो बनेंगे हमारे मेजर मिनरल्स. सो मेजर मिनरल्स दे आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल इन दिस पर्टिकुलर लॉ, एंड जो दूसरा स्केड्यूल है सेक्शन 3 के अंडर, उसमें हमने सारे माइनर मिनरल्स को लिस्ट कर दिया है. अब फर्क क्या है मेजर और माइनर मिनरल्स में? द बेसिक डिफरेंस इज द jurisdiction of state and central government. The state government has powers for setting rules and regulations for the minor minerals. The central government has the power to notify minor minerals.
सेंट्रल गवर्नमेंट सभी मेजर मिनरल्स को लेकर के लॉज बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से मिनरल्स माइनर मिनरल्स रहेंगे। एंड आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज अ पर्टिकुलर मिनरल एज माइनर मिनरल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आती है उन सभी माइनर मिनरल्स को लेकर के रूल्स बनाने की। कौन से रूल्स? रेट्स ऑफ रॉयल्टी क्या होगा, यानी कि उन मिनरल्स को माइनिंग करने के लिए कितना रॉयल्टी कंपनीज को देनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड है उसमें कितनी देनी पड़ेगी माइनर मिनरल्स की माइनिंग के लिए। मिनरल कंसेशन को ग्रांट करने के क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, कौन सी कंपनीज को, कौन सी माइनिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा माइनर मिनरल्स को माइन अप करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, इलीगल माइनिंग कंट्रोल करने के लिए जितने भी रूल्स बनाने की जरूरत है रिलेटेड टू माइनर मिनरल्स, दिस विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यही सब रूल्स मेजर मिनरल्स के लिए कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये हमारे मेजर मिनरल्स को लेकर के सारे रूल्स को डेवलप करती है, और माइनर मिनरल्स के लिए जितने भी रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पेक्टिव वो अपने यूरिसडिक्शन के अंदर डिसाइड करती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एकदम डिसाइड करता है कि कौन सा मिनरल माइनर मिनरल बनेगा और कौन सा मिनरल हमारा मेजर मिनरल रहेगा। क्लियर है? तो ये डिस्टिंक्शन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब कौन कौन से मिनरल हमारे माइनर मिनरल हैं, ये सारे माइनर मिनरल मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, और वहाँ पर जाकर आप इन सभी माइनर मिनरल्स को स्टडी कर सकते हैं। दीज आर द माइनर मिनरल्स जो कि एक्ट के अंदर ही 1957 के मेंशन कर दिए गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद दूसरे मिनरल्स को भी नोटिफाई कर सकती है एज माइनर मिनरल्स, तो वो सारे मिनरल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नोटिफाई करके माइनर मिनरल बनाए गए वो सारे मिनरल्स ये रहे। बोल्डर, शिंगल, बेंटोनाइट इसमें है, मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, सॉल्ट पीटर है, ऑर्डिनरी अर्थ है, इसके अलावा अगेट, चाइना क्ले, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, फायर क्ले, जास्पर, जिप्सम, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, सैंड, सिलिका सैंड, स्टीएटाइट यानी सोपस्टोन, स्लेट, लेटराइट, लाइम कंकड़, मीका, all these different minerals they are considered as माइनर मिनरल्स। तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वेरियस स्टेट्स की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं अपने स्टेट के लिए रिगार्डिंग द माइनिंग ऑफ ऑल दीज डिफरेंट माइनर मिनरल्स। क्लियर? ये डिस्टिंक्शन क्लियर होने के बाद अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स। हमें क्या पूछा गया है? पेयर्स ऑफ रीजन्स इन इंडिया एंड द मिनरल्स टिपिकली फाउंड इन दोज रीजन्स। ब्रह्मपुत्रा वैली में पेट्रोलियम हमें मिलता है नहीं मिलता है पता होना चाहिए। दंडकारण्य रीजन में आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। चंबल वैली में बॉक्साइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। करेक्टली मैच्ड पेयर हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। सो ब्रह्मपुत्रा वैली बेसिकली हम यहाँ अगर आसाम की बात करें तो इंडिया की सबसे पहली जो पेट्रोलियम की माइनिंग हुई है, जो हमारा सबसे पहला ऑयल वेल डिग हुआ ड्यूरिंग दी कोलोनाइजर्स टाइम, सबसे पहली जो ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर सेटअप हुई एंड इट वाज अगेन ड्यूरिंग द कोलोनाइजर्स टाइम, दिस वाज इन दी आसाम, और आसाम में ही हमारा पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बात से हमें क्लियर हो गया है। क्लियर? सो ब्रह्मपुत्रा वैली में पेट्रोलियम के रिजर्व्स हमें मिलते हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी हमें मिलते हैं, ऑल्दो दीज रिजर्व्स आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम या नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल असम वैली हैज़ सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर बात आती है दंडकारण्य रीजन की। दंडकारण्य इज योर सदर्न छत्तीसगढ़, बस्तर प्लेटू के आसपास का जो रीजन है, नेबरिंग महाराष्ट्र का कुछ एरिया भी है जो इस दंडकारण्य प्लेटू के अंदर आता है। सो इस रीजन में आयरन ओर के बहुत रिच माइंस हैं, हाई क्वालिटी आयरन ओर जो मैग्नेटाइट है हमको मिलता है इन द रीजन ऑफ दंडकारण्य प्लेटू। चंबल वैली में बॉक्साइट फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती। चंबल वैली इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। चंबल वैली में बॉक्साइट के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का फायदा उठाकर हम लोग इंडिया के अंदर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में 3 मेजर मिनरल रिच रीजन्स हैं। पहला जो रीजन है वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसमें हमारा स्टेट ऑफ राजस्थान आता है, गुजरात आता है। राजस्थान गुजरात के अंदर जो अरावली हिल्स हैं, इन अरावली हिल्स में बहुत सिग्निफिकेंट
मिनरल डिपॉजिट्स हैं। कौन से मिनरल्स के यहाँ पर अच्छे डिपॉजिट्स हैं? कॉपर के डिपॉजिट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हैं, स्पेशली हम नॉर्दर्न राजस्थान की बात करेंगे तो कॉपर के अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं। इसी वजह से राजस्थान कॉपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स में से है अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर के लिए राजस्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बॉक्साइट डिस्ट्रीब्यूशन इन द कोस्टल गुजरात इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात के कठियावाड़ पेनिनसुला के अंदर, कच्छ पेनिनसुला के अंदर हमें बॉक्साइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज एन ओर फॉर एल्यूमिनियम, राइट। इसके साथ जो हमारा गुल्फ ऑफ खंबात का रीजन है, यहाँ पर हमारी पेट्रोलियम के रिजर्व्स और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हमें मिलते हैं। चाहे हम अंकलेश्वर की बात करें, घोघा की बात करें, दहेज की बात करें, इस रीजन में देर आर रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देन इन दी अरावली हिल्स देर आर वेरी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। अगर इस मैप में आपको कोई भी रेड या ब्राउनिश कलर के जो भी आपको मार्किंग्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर योर नॉन मेटालिक मिनरल्स। चाहे आप ग्रेफाइट की बात करो, चाहे आप मीका की बात करो, मीका के बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स मौजूद हैं, काओलिन के बहुत अच्छे रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिप्सम के अच्छे खासे रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो ऑल दीज नॉन मेटालिक मिनरल्स दे आर फाउंड इन अ मच बेटर क्वांटिटी इन दी राजस्थान एंड गुजरात रीजन। फिर आते हैं इंडिया के परहैप्स द मोस्ट मिनरल रिच रीजन, दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। इस प्लेटू रीजन में वी आर इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, मध्य प्रदेश को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ऑल दीज इंपॉर्टेंट मिनरल रिच रीजन्स दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ मिनरल्स। चाहे आप बॉक्साइट की बात करो, क्रोमाइट की बात करो, कॉपर के अच्छे खासे रिजर्व्स यहाँ इस रीजन में सिर्फ झारखंड स्टेट में मिलते हैं। बॉक्साइट, ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ओडिशा इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल। ओडिशा में मैंगनीज के बहुत रिच डिपॉजिट्स मौजूद हैं। ओडिशा के अंदर आयरन के, कोल के, कॉपर के नहीं, आयरन के, कोल के बहुत रिच मिनरल रिजर्व्स हैं। क्रोमाइट के बहुत अच्छे मिनरल रिजर्व्स हैं। इसके अलावा जो ओडिशा की कोस्टल लैंड है, यहाँ पर आपको यूरेनियम के और थोरियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। सो दिस एंटायर रीजन इज वेरी रिच इन वेरियस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज। असम वैली में आपको सिर्फ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, और मेघालय में थोड़ा बहुत आपको कोल देखने को मिलता है। Assam is rich for natural gas, petroleum, and Meghalaya has significant deposits of low quality coal. The highest grade quality coal that is found in this region, that is your northeast plateau region, states of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. फिर आता है हमारा साउथ इंडिया का गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा का रीजन, और इस रीजन में भी आपके बहुत रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं। आयरन ओर की आप बात करो, हाईएस्ट ग्रेड आयरन ओर आपको गोवा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंगनीज के बहुत रिच डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, जिंक के डिपॉजिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बॉक्साइट के भी डिपॉजिट्स आपको महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल रिच स्टेट, स्पेशली ऑन दी वेस्टर्न एंड दी ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड्स पर जो हमारा दंडकारण्य का रीजन है। तो इन सभी रीजन्स में आपको ज़्यादातर मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बिहार में भी द सदर्न बिहार हैज़ सम रिजर्व्स ऑफ डोलोमाइट, सम रिजर्व्स ऑफ डिफरेंट अदर मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, लाइक कायानाइट, बट बिहार में भी बहुत सारे दूसरे मिनरल्स नहीं मिलते। बिहार के मिनरल रिच रीजन को ही अलग करके हमने झारखंड एक अलग स्टेट के तौर पर बना दिया था। तो ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एटलस में बार बार आपको रीड करनी है, और अलग अलग स्टेट्स की जो मिनरल वेल्थ है उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देखिए ऐसे आंसर करने पड़ेंगे। मोर देन 90% ऑफ निकल डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंडिया का टोटल निकल डिपॉजिट्स का 90% जो है वो सिर्फ एक राज्य में मिलता है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा या कर्नाटका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा. If I talk about Odisha, Odisha is endowed by the largest share of resource of nickel ore, about 92% in the districts of Jajpur, Mayurbhanj and Keonjhar. ओडिशा के बाद झारखंड है 5% रिसोर्सेज के बाद, एंड नागालैंड ऑल्सो हैड अबाउट 3% रिसोर्सेज, एंड इसमें इंडिया का पूरा निकल रिसोर्स जो है वो इन तीन राज्यों के बीच में जो है वो समाया हुआ है, ओडिशा, झारखंड एंड नागालैंड. सो दैट इज वाई whenever you look at any India's map और इंडिया के सारे मिनरल रिसोर्सेज को जब आप स्टडी करेंगे तो एक तरीका है कि आप इंडिया के किन किन राज्यों में कौन सा मिनरल है वो याद करें. ऑन दी अदर वे आउट कैन बी, आप ये याद कर लीजिए कि कौन सा मिनरल किस रीजन में नहीं मिलता है.
अगर मैं बोलूं कि आपका ये राजस्थान गुजरात का जो एरिया है ये काफी मिनरल रिच एरिया है, कौन सा मिनरल यहाँ नहीं मिलता है ये याद करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू ये याद करना कि कौन कौन से मिनरल्स आपको राजस्थान गुजरात में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान गुजरात में क्या हमें डायमंड नेचुरली मिलता है? नहीं मिलता डायमंड। इसी तरीके से अगर आप याद कर लें कि कौन से मिनरल्स आपको इस रीजन में नहीं मिलेंगे तो वो याद करना ज्यादा ईजी है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द मेजर मिनरल्स विच आर फाउंड इन इंडिया दे कैन बी फाउंड इन दीज टू थ्री रीजन्स। तो अलग अलग स्टेट्स में कौन सा मिनरल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको याद किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर है, बट यू कैन यूज डिफरेंट ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई विच मिनरल इज फाउंड इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी जहां पर आपको मिनरल आइडेंटिफाई करना हो सकता है, जैसे कि थ्री स्टेटमेंट्स गिवन है हमें अबाउट अ मिनरल। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ रेडियो एक्टिव मिनरल। सेकेंड इज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनाजाइट, एलानाइट एंड जिरकॉन। उस मिनरल का जो ओर है वो हमें बता दिया गया। देन इंडिया होल्ड्स अबाउट 1/4 ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि टोटल वर्ल्ड में जितने रिजर्व हैं उस मिनरल के उसका 1/4 सिर्फ इंडिया में मिलता है, वो भी इंडिया के पेनिनसुला में। कौन सा मिनरल हो सकता है? यूरेनियम, माइका, थोरियम, प्लूटोनियम। इंडिया डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट यूरेनियम डिपॉजिट्स। 1/4 ग्लोबल रिजर्व्स इंडिया के पास बिल्कुल नहीं है, वरना हमें इतनी न्यूक्लियर पावर डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। मीका की बात करेंगे तो ये रेडियो एक्टिव मिनरल नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोरियम प्लूटोनियम की बात करें तो थोरियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज थोरियम के अगर रिजर्व्स हैं तो इंडिया में बहुत रिच थोरियम रिजर्व्स प्रेजेंट हैं अलोंग द इंटायर इंडियन कोस्ट। थोरियम इज अ वीकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट और थोरियम को हम मोनाजाइट सैंड्स के थ्रू और जिरकॉन सैंड्स के थ्रू रिफाइन करके ऑब्टेन करते हैं। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। एंड हमारे इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा हैव सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ मोनाजाइट सैंड्स अलोंग देयर कोस्ट्स, और इस वजह से इंडिया के पास थोरियम रिजर्व्स के रिच डिपॉजिट्स हैं जो फ्यूचर में इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। क्लियर? Next up, this is the last question of today's Sthapna session. Now, this question is about Gondwana rocks. Which one of the following is the most appropriate reason for considering Gondwana rocks as the most important rock system in India? इंडिया के रॉक सिस्टम्स में से गोंडवाना रॉक्स को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम क्यों कहेंगे? क्या रीजन इसका हो सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। मोर देन 90% ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व्स आर फाउंड इन देम, more than 90% of coal reserves, more than 90% of fertile black soil. None of the reason is appropriate. So गोंडवाना रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो गोंडवाना रॉक्स हमें मिलती हैं स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और गोंडवाना रॉक्स फर्दर साउथ में एक्सटेंड होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के रीजन में भी हमें मिलती हैं, और इस रीजन में इंडिया का 90% कोल रिजर्व हमें ऑब्टेन होता है। So if we talk about coal, इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया के पास रिच कोल डिपॉजिट्स हैं। यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन कंट्रीज के बाद सबसे ज्यादा जो कोल है वर्ल्ड में वो इंडिया के पास है, और इंडिया का अराउंड 98% कोल वो आता है इन कोल फील्ड्स के अंदर से, जिसको हम बोल रहे हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स, स्कैटर्ड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, little bit in Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh, and coal which is found in Meghalaya also, right? This is the best quality coal which is found in India, and this is the bituminous quality, the second best quality of coal found in the world. जो बेस्ट क्वालिटी कोल है उसको हम एंथ्रासाइट बोलते हैं, और इंडिया में जो एंथ्रासाइट कोल है इसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। जो बेस्ट क्वालिटी कोकिंग कोल है उसको हम ऑस्ट्रेलिया से या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं फॉर आवर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर कोल है इसको हम थर्मल पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरे हीटिंग के जो इश्यूज हैं यानी पावर जनरेशन के जो इश्यूज हैं वहां पर हम इस कोल को यूज करते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो गोंडवाना कोल है, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कोल फाउंड इन झारखंड। कहाँ पे? झरिया, धनबाद, पलामू, राजमहल डिस्ट्रिक्ट्स, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑल दीज रीजन्स दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट कोल माइंस विच हैव द हाईएस्ट क्वालिटी कोल इन इंडिया। नेक्स्ट कम्स द टर्शरी एंड कोल एंड लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट इज द पुरेस्ट क्वालिटी कोल जो इंडिया में हम लोग माइन करते हैं, और इसको अगेन पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। इन तमिलनाडु नेवेली डिस्ट्रिक्ट यू कैन फाइंड लिग्नाइट कोल। पुडुचेरी, केरला में भी आपको कहीं कहीं लिग्नाइट कोल के रिजर्व्स मिलते हैं। जम्मू कश्मीर वैली में भी, जो कश्मीर वैली है वहां पर भी आपको लिग्नाइट कोल के कुछ थोड़े बहुत रिजर्व्स मिलते हैं। एंड टर्शरी कोल इज फाउंड इन दी असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश रीजन, दैट इज योर हिमालयन रीजन, as well as in some regions of Rajasthan and Gujarat also, ठीक है। सो ये है हमारी इंडिया की कोल डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके बाद कोल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इंडिया का पेट्रोलियम मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इंडिया में ऑन शोर ऑयल फील्ड्स यानी कि लैंड के ऊपर जो हमारे पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं वो आपको जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे। असम वैली के अंदर डिब्रूगढ़, रुद्रसागर, दिग्बोई, इस रीजन में आपको पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिलता है। इसके अलावा द वेस्टर्न साइड द राजस्थान बारमेर रीजन हैज़ इंपॉर्टेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, और यही रीजन साउथ में गुजरात में एक्सटेंड होता हुआ गोल्फ ऑफ खंबात से होता हुआ महसाना, कलोल, अंकलेश्वर, घोघा, दहेज की तरफ भी आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलते हैं। और यही फील्ड जो है ऑयल का वो अरेबियन सी में एक्सटेंड होता हुआ मुंबई हाई, जहां पर हमारा फेमस ऑयल ऑफशोर ऑयल फील्ड है लोकेटेड है, ये ऑयल फील्ड्स आपको यहां मिलते हैं। सो इंडिया का करंटली जो ऑयल एंड नेचुरल गैस माइनिंग है वो इन दो रीजन्स में होता है। और इसके अलावा हम कृष्णा गोदावरी बेसिन में, महानदी बेसिन में भी कोशिश कर रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू एक्सप्लोर द रिजर्व्स ऑफ ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स, राइट। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये स्थापना सेशन यहाँ कंक्लूड होता है, और हमने यहाँ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व्स को लोकेट करके उनको रिवाइज करने की कोशिश की है। इसी तरीके से कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, एंड जय हिंद।